India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आरसीबी के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड। बताई जा रहा है कि निखिल सोसले ने बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए स्टैम्पिड के मामले में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख किया है। इस स्टैम्पिड में 11 लोगों की मौत हो गई थी और 56 लोग घायल हो गए थे। चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान स्टैम्प हुआ और साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोग टीम का अभिवादन करने के लिए इकट्ठा हुए थे। कर्नाटक सरकार ने स्टैम्प की जांच के लिए एक सदस्य आयोग का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीश जॉन माइकल कुन्हा करेंगे। सोसले का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध, मनमानी और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिना किसी प्रारंभिक जांच के की गई है और उनके प्राकृतिक न्याय के अधिकार का उल्लंघन है। सोसले ने कोर्ट से अपनी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने के और साथ ही उन्हें हिरासत से मुक्त करने का आदेश देने का अनुरोध किया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और राज्य से इस मामले में एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी। निखिल सोसले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि स्टैम्प के लिए आरसीबी और उसके अधिकारी जिम्मेदार थे। सोसले की गिरफ्तारी के बाद आरसीबी ने कहा है कि वे जांच में सहयोग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की जो यहाँ पर बात निकल के सामने आई है, मेडिकल साइंसेज को नीट पीजी परीक्षा को 3 अगस्त 2025 तक पुनः निर्धारित करने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एनबीई द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया, जिसमें परीक्षा की तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। एनईबी ने परीक्षा को 3 अगस्त 2025 तक पुनः निर्धारित करने का अनुरोध किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। एनईबी ने कहा कि परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए समय की आवश्यकता है। एनईबी जो है के प्रौद्योगिकी भागीदारी टीसीएस ने कहा है कि 3 अगस्त परीक्षा के लिए निकटतम उपलब्ध तारीख है। पीठ ने एनईबी से पूछा है कि परीक्षा के लिए 2 महीने का समय क्यों चाहिए, और साथ ही एनबीई ने कहा कि परीक्षा केंद्रों की पहचान करने और सुरक्षा व्यवस्था करने में समय लगेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अपराध के पीड़ित व्यक्ति भी मामले में आरोपी को बरी किए जाने के खिलाफ अपील कर सकते हैं, भले ही वे शिकायतकर्ता न हो। ये फैसला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के तहत दिया गया है। इस फैसले से अपराध पीड़ितों के अधिकारों को मजबूत करने में मदद मिलेगी और अब पीड़ित व्यक्ति भी
आरोपी को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दे सकते हैं, भले ही वे मूल शिकायतकर्ता ना हो। धारा 372 के तहत पीड़ित व्यक्ति को अपील करने का अधिकार दे दिया, और अगर आरोपी को बरी किए जाने या फिर सजा में कमी किए जाने के फैसले से असंतुष्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पीड़ित व्यक्ति को अपील करने का अधिकार देना न्याय के हित में है और ये पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा। इस फैसले से अपराध पीड़ितों में अधिकारों को मजबूत करने और न्याय प्रणाली में उनकी भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं प्रधान न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने विदेशी वकीलों के भारत में प्रवेश और प्रैक्टिस करने के बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्णय का स्वागत किया। सीजेआई ने कहा है कि ये निर्णय भारतीय मध्यस्थता परिस्थिति की तंत्र में सुधार लाएगा। सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा है कि बीसीआई का ये फैसला भारतीय मध्यस्थता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय मध्यस्थता परिस्थितिकी तंत्र में सुधार होगा और विदेशी वकीलों के साथ सहयोग भी बढ़ेगा। विदेशी वकीलों के भारत में प्रवेश और प्रैक्टिस करने से भारतीय कानूनी पेशेवरों को नए ऋण कोण और साथ ही अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इससे भारतीय मध्यस्थता संस्थानों की विश्वसनीयता और प्रतिस्पर्धात्मकता भी बढ़ेगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाल ही में विदेशी वकीलों के भारत में प्रवेश और प्रैक्टिस करने के संबंध में एक फैसला लिया था। इस फैसले से विदेशी वकीलों को भारतीय अदालतों में काम करने और भारतीय कानूनी पेशेवरों के साथ सहयोग करने का अवसर मिलेगा। महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस तरह है। सीजेआई ने बीसीआई के फैसले का स्वागत किया है। इससे भारतीय मध्यस्थता परिस्थिति तंत्र में सुधार होगा और साथ ही इससे भारतीय मध्यस्थता परिस्थिति तंत्र में सुधार होगा। बता दें आपको कि विदेशी वकीलों के प्रवेश से भारतीय कानून में पेशेवरों को नए दृष्टिकोण और अनुभव प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। ये फैसला भारतीय कानून क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास है, जो भारतीय मध्यस्थता संस्थानों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए मदद करेगा। नई सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि चेक बाउंस के मामलों में शिकायतकर्ताओं को पीड़ित माना जा सकता है और वे सीआरपीसी की धारा 372 के तहत अपील कर सकते हैं। चेक बाउंस मामले में शिकायतकर्ता को पीड़ित माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा 138 के तहत अपराध के लिए शिकायतकर्ता वास्तव में पीड़ित है, जो चेक के अपमान के कारण आर्थिक नुकसान झेलता है। धारा 372 के तहत अपील का अधिकार कोर्ट ने माना कि शिकायतकर्ता सीआरपीसी की धारा 372 के तहत अपील कर सकता है बिना विशेष अनुमति के। धारा 378(4) के तहत विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शिकायतकर्ता को धारा 378(4) के तहत विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे पीड़ित हैं और धारा 372 के तहत अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस सत्यनारायण शर्मा की पीठ ने कहा है कि चेक बाउंस के मामले में शिकायतकर्ता को पीड़ित माना जा सकता है और वे सीआरपीसी की धारा 372 के तहत रिलीफ मांग सकते हैं। पीड़ित की परिभाषा, कोर्ट ने माना है कि पीड़ित की परिभाषा में शिकायतकर्ता आते हैं जिन्हें चेक के अपमान के कारण आर्थिक नुकसान हुआ है। अपील का अधिकार, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पीड़ित को अपील का अधिकार है, जो कि धारा 372 के तहत प्रदान किया गया है। इस निर्णय के चेक बाउंस के मामले में शिकायतकर्ताओं के अधिकारों को मजबूती मिलेगी और उन्हें न्याय पाने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें कोल्हापुर, महाराष्ट्र के विशालगढ़ किले में बकरीद के अवसर पर पशु बलि की अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि किला एक संरक्षित स्मारक है
इस संबंध में महाराष्ट्र राज्य द्वारा एक विशिष्ट अधिसूचना का हवाला दिया है। विशालगढ़ किला एक संरक्षित स्मारक है और याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि इसके परिसर में पशु की बलि नहीं दी जानी चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले साल इसी तरह का आदेश पारित किया था, बता दें कि जिसमें बंद परिसर में पशु वध की अनुमति दी गई थी और इस साल भी वह शर्तें लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि संरक्षित स्मारकों में कई धार्मिक गतिविधियां होती हैं और हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों को देखते हुए मामले की तत्कालिकता पर सवाल उठाया। न्यायमूर्ति करोल, जिन्होंने त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पहले पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया था, ने उल्लेख किया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके आदेश को संशोधित कर बंद परिसर में बलि की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट का निर्णय बॉम्बे हाईकोर्ट की आवश्यक पीठ ने 14 जून 2024 के विस्तृत आदेश का हवाला देते हुए दरगाह के पास बंद और निजी क्षेत्र में बलि की अनुमति देते हुए बकरीद और समारोह के दौरान पशु बलि की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने अतः मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है, कहते हुए कि त्योहारों के बाद ये व्यर्थ हो जाएगा। में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर मुंबई से। मुंबई की एक अदालत ने घरेलू हिंसा के मामले में बताई जा रहा है कि करोड़पति पति को अपनी पत्नी को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस मामले में पति और पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद था और जिसमें पत्नी ने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। अदालत ने पति की वित्तीय स्थिति और पत्नी को हुए नुकसान को देखते हुए मुआवजे की राशि तय की है। ये फैसला महिला के अधिकारों और घरेलू हिंसा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के महत्व को रेखांकित करता है। भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने और उन्हें मुआवजा दिलाने के लिए कानूनी प्रावधान प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत महिलाओं को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण से बचाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। फैसले के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह है। घरेलू हिंसा के मामले में कानूनी कार्रवाई महत्वपूर्ण है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है। मुआवजे की राशि पीड़ित महिला को हुए नुकसान के आधार पर तय की जाती है। ये मामला घरेलू हिंसा के खिलाफ कानूनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति समाज की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कंसोर्टियम को भविष्य की परीक्षा में आपत्तियां उठाने के लिए अत्यधिक शुल्क लेने से बचने का निर्देश दिया है। बता दें कि ये निर्देश कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट पीजी 2025 के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान लिया गया है। आपत्ति शुल्क पर निर्देश। हाईकोर्ट ने कहा है कि वर्तमान सत्र के लिए शुल्क को रद्द करना अनावश्यक विवादों को जन्म दे सकता है, लेकिन भविष्य की परीक्षाओं के लिए कंसोर्टियम को अत्यधिक शुल्क से बचने का प्रयास करना चाहिए। न्यायमूर्ति की टिप्पणी। कोर्ट ने सुझाव दिया है कि कंसोर्टियम इस मुद्दे को न्यायमूर्ति जी राघव सेवानिवृत्त की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष रखे ताकि उनकी बहुमूल्य राय ली जा सके। याचिका का निपटारा। कोर्ट ने 2 प्रश्नों के उत्तर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में और 1 प्रश्न कंसोर्टियम के पक्ष में रखते हुए याचिकाओं का निपटारा कर दिया है। CLAT पीजी 2025 परीक्षा दिसंबर में आयोजित की गई थी, जिसमें कुछ प्रश्नों की गलतियों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि परीक्षा में कई गलतियां थी और आपत्तियां उठाने के लिए 1000 रुपये प्रति आपत्ति का शुल्क अत्यधिक था। साथ ही न्यायालय का निर्णय। दिल्ली हाईकोर्ट ने कंसोर्टियम को निर्देश दिया है कि वह भविष्य में इस तरह के अत्यधिक शुल्क से बचने का प्रयास करे। कंसोर्टियम की जिम्मेदारी। कोर्ट ने कंसोर्टियम को परिणामों को जल्द से जल्द घोषित करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं का निपटारा कर दिया है। वहीं केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मंदिर सलाहकार समिति को पार निरक्कल जैसे अनुष्ठानों के लिए भक्तों से बिना पूर्व अनुमति के धन संग्रह करने की अनुमति नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मंदिर सलाहकार समिति द्वारा धन संग्रह केवल तभी किया जा सकता है जब देवस्थानम
बोर्ड से पूर्वानुमति ली गई हो और सहायक आयुक्त द्वारा जारी सीलबंद रसीदों के माध्यम से संग्रह किया जाए। मंदिर सलाहकार समिति की सीमाएं। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि मंदिर सलाहकार समिति को भी भक्त ने धन संग्रह करने के लिए देवस्थानम बोर्ड की पूर्व अनुमति लेनी होगी। सीलबंद रसीदों की आवश्यकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि धन संग्रह सीलबंद रसीदों के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिसमें संग्रह की जाने वाली राशि का उल्लेख हो। देवस्थानम बोर्ड की भूमिका। देवस्थानम बोर्ड को ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि मंदिरों में पारंपरिक अनुष्ठान और त्योहारों निर्धारित प्रथाओं के अनुसार आयोजित किए जाएं। अनधिकृत संग्रह पर रोक। कोर्ट ने कहा है कि बिना अनुमति के धन संग्रह करना अवैध है और इसके लिए कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। केरल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्र और साथ ही न्यायमूर्ति मुरली कृष्ण एस की खंडपीठ ने यह फैसला पारित किया है। कोर्ट ने कहा है कि परा निरक्कल जैसे अनुष्ठानों के लिए धन संग्रह करने के लिए मंदिर सलाहकार समिति को देवस्थानम बोर्ड की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है। और चलिए अब इंडिया लीगल के वेब रिपोर्ट से समझते हैं कि एस्क्रो एग्रीमेंट आखिर क्या होता है। एक इम्पोर्टेंट फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के खिलाफ एफआईआर को क्वॉश कर दिया है, जो 2007 तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के शेयर्स के एस्क्रो डील से जुड़ी थी। एस्क्रो एग्रीमेंट क्या होता है? ये एक लीगल अरेंजमेंट है जहां एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी, एक एस्क्रो एजेंट, पैसे, शेयर्स या डॉक्यूमेंट्स तब तक होल्ड करता है जब तक दोनों पार्टीज के टर्म्स पूरे ना हो जाए। इस डील में स्टैंडर्ड चार्टर्ड एस्क्रो एजेंट था। सेलर वेक्टर प्रोग्राम प्राइवेट लिमिटेड ने खुद शेयर सेल किए और 32 करोड़ रिसीव किए, बट शेयर्स की वैल्यू बढ़ते ही वेक्टर ने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दी, जबकि वो पहले ही सिविल सूट हार चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने इस कंप्लेंट को ग्रोस अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ कहा और ये क्लियर किया कि कोई कमर्शियल एग्रीमेंट लॉफुली एग्जीक्यूट हो चुका हो। क्रिमिनल लॉ का मिसयूज नहीं हो सकता क्योंकि किसी पार्टी को बाद में डील पसंद नहीं आई। कोर्ट ने यह भी कहा कि सेक्शन 482 सीआरपीसी एंड 528 बीएनएसएस का यूज तब होना चाहिए जब किसी लीगल प्रोसेस का मिसयूज हो रहा हो, और इस तरह के ट्रांजैक्शंस की सैंक्टिटी बनाए रखना जरूरी है। डू फॉलो फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.